ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो कर्व है, जो फंक्शन है, उसका हम पावर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया है साइन में। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए साइन का जो नेगेटिव पार्ट है वो कम्प्लीटली हट जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा। साइन एक्स लाई करता है -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब है कि साइन एक्स एक फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, और -1 का भी अगर स्क्वायर करेंगे फिर भी हमें 1 मिलेगा। तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए ये ग्राफ भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। नेगेटिव वैल्यू तो होंगी ही नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है। एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि साइन एक्स में अगर हम स्क्वायर कर दें तो जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, साइन एक्स हमेशा ही फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करता है, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ और कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें ग्राफ में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है इससे। वो इसलिए हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइन π/6 निकालें तो हमें मिलेगा 0.5। ठीक है, बट यही वैल्यूज़ अगर हम इसके लिए निकालें तो π/6 पे हमें मिलेगा 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर टर्म है, और 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.25। तो जो π/6 पे हमें 0.5 मिलता था, वही π/6 पे अब 0.25 मिल रहा है, मतलब वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर जो कर्व इस टाइप से आ रहा था, अभी वो थोड़ा डाउन होके जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और ये क्यों हो रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ से लौटेंगे तो ये वैल्यूज़ भी थोड़ा डिक्रीज़ होके ऐसे आएगी, फ्लक्चुएट होके आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, है ना। इसी तरीके से ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसी तरीके से हम साइन क्यूब एक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। हमने पावर और इंक्रीज़ कर दिया। पहले हमने साइन एक्स ड्रॉ किया, फिर साइन स्क्वायर एक्स ड्रॉ किया, अब हम साइन क्यूब एक्स ड्रॉ करेंगे। तो साइन क्यूब एक्स एक्स वाई प्लेन में कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर साइन क्यूब है तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स नहीं हटेंगी, क्योंकि क्यूब करने से नेगेटिव टर्म ही रहती हैं। इसलिए यहाँ पर जो साइन क्यूब एक्स का रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, जो साइन एक्स का रेंज था। यहाँ पर अगर हम -1 और 1 को छोड़ दें तो साइन एक्स हमेशा ही फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू को हम क्यूब कर दें तो उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी। इसका मतलब है जितना भी पावर्स हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ उतना ही कम होती जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 0.5 ले लिया, ठीक है, तो अगर हम 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 0.25, है ना। और अगर 0.5 का क्यूब करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0.125। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में अगर हम पावर्स इंक्रीज़ करें तो उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जाती है ना। तो जितना भी हम ग्राफ में पावर इंक्रीज़ करेंगे, ग्राफ उतना ही फ्लक्चुएट करता जाएगा। तो पहले साइन एक्स में हमें π/6 पे 0.5 मिलता था, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। फिर हमने पावर इंक्रीज़ कर दिया तो π/6 पे हमें 0.25 मिला, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा, तो वैल्यूज़ कम हो गई, इसलिए ग्राफ में फ्लक्चुएशन इंक्रीज़ हो गया। ग्राफ पहले ऐसा जा रहा था, अब डाउन होके ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं 1 और -1 को छोड़ के, है ना। अभी हमने क्या किया, इसमें एक और पावर इंक्रीज़ कर दिया, हमने साइन क्यूब एक्स कर दिया। तो यहाँ पर 0.5 क्यूब करने से वैल्यूज़ और कम हो गई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की, है ना। तो ग्राफ और ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अभी π/6 पे हमें मिलेगा 0.125, वैल्यूज़ और कम हो गई। इसका मतलब है ये ग्राफ और नीचे जाके ऊपर जाएगा। इसका मतलब है फ्लक्चुएशन ऑफ ग्राफ और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करेगा ये वाला ग्राफ। तो जितना ही हम पावर इंक्रीज़ करेंगे फंक्शन में, उतना ही ज़्यादा कर्व का फ्लक्चुएशन इंक्रीज करेगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। बाय इंक्रीजिंग पावर्स इन फंक्शन, फ्लक्चुएशन ऑफ ग्राफ्स इंक्रीजेस। तो अभी हमने एक और एग्जांपल लिया है y इक्वल टू 10x।
इसका ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया है और इसमें अब हम स्क्वायर कर देंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्यूब करेंगे और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ है y = 10x का ग्राफ। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो जो नेगेटिव टर्म है इस कर्व का वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेगेटिव वाला पार्ट था ग्राफ का वो ऊपर चला गया है क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है। तो 10x का ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो ऊपर जा चुका है। और π/4 पे अभी 10x में हमें 1 मिलता था, तो यहाँ पर भी π/4 पे हमें 1 ही मिलेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। बट 0 से 1 के बीच में ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। 0 से 1 के बीच में एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है हमें y की, इसलिए 0 से 1 के बीच में कर्व थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा, मतलब थोड़ा नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो y = 10x कुछ इस टाइप से था, है ना, ये इस टाइप से था, ऐसे जाके ऐसे आया हुआ था, ठीक है। तो ये जो डॉट वाला कर्व है ये हम बोलेंगे y = 10x का कर्व। यहाँ पर 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं और अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दें तो वो वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए y = 10x ऊपर था, अब ये नीचे आ जाएगा स्क्वायर करने पे। और π/4 के बाद हमें 1 से बड़ी वैल्यूज़ मिलती हैं और अगर 1 से बड़ी वैल्यूज़ में अगर स्क्वायर करें तो उनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, इसलिए π/4 के बाद 10² का कर्व थोड़ा ऊपर चला जाएगा 10x के कर्व से। तो ये चीज़ अभी समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम ड्रॉ करेंगे y = 10³ x। तो क्यूब करने से जो नेगेटिव टर्म होती हैं वो नेगेटिव ही रहेंगी, है ना। तो इसको अभी हम ड्रॉ करेंगे और इसका कर्व कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव ही रहेंगी और π/4 पे अभी भी 1 ही मिलेगा क्योंकि 1 का क्यूब करने से 1 ही मिलेगा हमें। और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का अगर हम पावर इंक्रीज़ कर दें तो वैल्यूज़ और छोटी हो जाती हैं। तो अगर हम इसको 10x से कंपेयर करें तो 10x का ग्राफ कुछ इस टाइप से था। तो ये वाला जो कर्व है डॉटेड वाला कर्व ये है y = 10x का कर्व और ये वाला कर्व है y = 10³ x का कर्व। तो यहाँ पर -π/4 पे हमें -1 मिलेगा। तो -1 हमें दोनों कर्व में मिलेगा, y = 10x पे और y = 10³ x पे, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है। और π/4 पे दोनों सेम वैल्यूज मिलेगी 1, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है। ये ग्राफ थोड़ा अच्छे से नहीं बना हुआ है पर इससे आप काम चला लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y = 10³ x का जो ग्राफ है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का हम क्यूब करेंगे तो वैल्यूज़ और छोटी हो जाएंगी, इसलिए जो 10x का कर्व था उससे नीचे होके ऊपर जाएगा। और अगर एक बार 1 से बड़ी वैल्यूज़ हमें मिल गई तो उनका क्यूब करने से वो वैल्यूज़ और बड़ी हो जाएंगी, इसलिए π/4 के बाद ये वैल्यूज़ ऊपर चली गई हैं, ये ग्राफ ऊपर चला गया है y = 10x के ग्राफ से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ नीचे भी हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम एग्जांपल में लेंगे y = x, एक स्ट्रेट लाइन। तो y = x xy प्लेन में कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो अगर हम 0.5 डालेंगे तो हमें 0.5 मिलेगा और अगर हम y = x में 1 डालेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो x = 1 पे y = 1 मिल जाएगा। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ये ग्राफ इधर भी आएगा, लेकिन हमें अभी एग्जाम्पल के लिए केवल 0 से आगे वाला पार्ट ड्रॉ किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y = x²। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। स्क्वायर करने से जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं y की, जैसे 0 से 1 के बीच में जितने वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं 1 को छोड़ के, तो ये वैल्यूज़ स्क्वायर करने पे और छोटी हो जाएंगी। तो जो स्क्वायर वाला ग्राफ होगा वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के बीच में थोड़ा सा नीचे होके ऊपर जाएगा, ठीक है। जिसको अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर समझेंगे। तो ये ग्राफ है y = x² का। तो यहाँ पर हम y = x भी ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन। तो ये ग्राफ है y = x का ग्राफ। तो अगर हम x = 1 डालें, ठीक है, तो y = 1 दोनों पे मिलेंगी, दोनों ग्राफ पे y = 1 मिल जाएंगी x = 1 डालने पे, तो 1 पे दोनों सेम होंगी। लेकिन 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वैल्यूज़ और कम हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 0.5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर y = x पे 0.5 पे हमें 0.5 मिलता था, राइट। लेकिन y = x² के कर्व में 0.5 डालने से हमें 0.25 मिलेगा, क्योंकि 0.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा 0.25। तो आप देख सकते हैं कि अगर वैल्यूज़ फ्रैक्शनल हैं y की
तो पावर इंक्रीज़ करने पे वो कर्व थोड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं पावर इंक्रीज करने से। इसी तरीके से जितने भी y की वैल्यूज़ फ्रैक्शनल हैं उनको अगर हम स्क्वायर करें तो उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होंगी, इसलिए 0 से 1 के बीच में ये कर्व नीचे आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स का कर्व था, उससे नीचे आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। लेकिन अगर y की वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा मिलेंगी तो स्क्वायर करने पे वो वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 के ऊपर कहीं 5 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स पे हमें 5 मिलेगा, x को 5 डालने पे y हमें 5 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 5 डालें x की वैल्यू तो हमें 25 मिलेगा, मतलब वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। इसलिए 1 के बाद जहाँ पर से y 1 मिल रहा है उसके बाद उसके ऊपर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट के बाद कर्व ऊपर चला जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में नीचे रहेगा इस कर्व से, लेकिन 1 के बाद इस कर्व से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पावर इंक्रीज़ करते हैं तो फ्लक्चुएशन इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम पावर डिक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो अगर हम पावर डिक्रीज़ करते हैं, से एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स, है ना। इसमें हमने पावर डिक्रीज़ कर दिया है। तो अगर हमने पावर डिक्रीज़ कर दिया है तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये 1 पे अभी भी 1 मिलेगा, ठीक है। 1 डालने पे अभी भी 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम 0.5 डालें तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.5, और अंडर रूट ऑफ 0.5 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये कर्व y इक्वल टू एक्स के कर्व से ऊपर होगा। अभी हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला कर्व है y इक्वल टू एक्स का कर्व, और ये वाला कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ y की मिल रही हैं, और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में अगर हम अंडर रूट कर दें तो उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसलिए अंडर रूट का जो कर्व है वो ऊपर होगा y इक्वल टू एक्स के कर्व से। और 1 के बाद अगर जाएँ तो अगर हम अंडर रूट लें उन वैल्यूज़ की जो 1 से बड़ी हैं, तो अंडर रूट लेने से वो वैल्यूज़ छोटी हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 4 है, ठीक है, तो 4 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर वैल्यूज़ 1 से बड़ी हैं तो अंडर रूट लेने से वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, इसलिए ये कर्व नीचे आ जाएगा 1 के बाद। जहाँ से y की वैल्यू 1 मिलेगा उसके बाद ये कर्व नीचे आ जाएगा। तो इसलिए 0 से 1 के बीच में ये कर्व नीचे है और ये कर्व ऊपर है, और 1 के बाद जहाँ से y की वैल्यू 1 से बड़ी मिल रही है वहाँ पर ये कर्व नीचे हो जाएगा और ये कर्व ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स, इसमें हम अभी स्क्वायर कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, और इसी में हम अभी अंडर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का कर्व। सभी x इक्वल टू 0 पे 0 होते हैं, और x इक्वल टू 1 डालने पे सारे कर्व हमें 1 ही रिटर्न करते हैं। और अगर x को 0 से 1 के बीच में डालें तो हमें y की वैल्यू फ्रैक्शनल मिलती हैं, 0 से 1 के बीच में मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम x की वैल्यू 0.5 ले लें तो हमें y इक्वल टू एक्स रिटर्न करेगा 0.5। लेकिन अगर हम स्क्वायर कर दें तो 0.5 में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25, ये वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। और अगर हम y इक्वल टू रूट एक्स में इस वाले कर्व में अगर 0.5 डालें तो हमें अंडर रूट ऑफ 0.5 मिलेगा, और वो वैल्यू 0.5 से भी बड़ा होता है। तो 0.25 से बड़ा 0.5 होता है, 0.5 से बड़ा 0.5 का अंडर रूट होता है, इसलिए ये कर्व सबसे नीचे होगा, फिर ये कर्व और फिर ये कर्व। तो इस तरीके से ये सारे कर्व को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 0.5 होता है वो अंडर रूट ऑफ 0.5 से छोटा होता है, लेकिन 0.5 के स्क्वायर से बड़ा होता है। तो इसको अगर हम इस टर्म में समझना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x इज़ लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स बट इट इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। और ये इनक्वालिटी हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ x इज़ अ फ्रैक्शन, तो हम ये इनक्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं।
तो अगर x एक फ्रैक्शन है तो हमें y भी फ्रैक्शनल वैल्यूज मिलेंगी, और उस केस में ये वाला कर्व सबसे नीचे होगा, ये वाला कर्व बीच में होगा और ये वाला कर्व ऊपर होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमें y की वैल्यूज़ भी 1 से बड़ी मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर x की वैल्यू हम 4 डालते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 4 डालते हैं तो रूट ऑफ x मिलेगा हमें रूट ऑफ 4 दैट इज़ 2, और एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें 4 स्क्वायर दैट इज़ 16। तो इस केस में एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद एक्स होगा और उसके बाद रूट एक्स होगा। रूट एक्स सबसे नीचे होगा क्योंकि रूट एक्स सबसे छोटा है, उसके बाद y इक्वल टू एक्स होगा, उसके बाद इसका नंबर आता है, और सबसे बड़ा होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है 1 के बाद, लेकिन 1 के पहले ये केस डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर x फ्रैक्शनल है 0 से 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी कंसिडर करेंगे, और एक्स स्क्वायर सबसे छोटा होगा, सबसे नीचे होगा, और अगर x 1 से बड़ा है तो ये सब चीज़ें वैलिड हो जाएंगी और एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावर इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं।